नमस्कार मित्रों। चलिए हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार प्रेमचंद की चर्चा कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की उनकी चर्चा अलग अलग संदर्भों में अलग अलग विषयों पर केंद्रित रखकर हमने पहले भी की है, लेकिन आज जब प्रश्न पैदा होता है, ये प्रश्न पहले भी उठाया जा चुका है, कुछ एक प्रकरणों में हमने आपस में कुछ जानकारियां साझी भी की हैं। कहाँ एक और दक्षिण भारत में स्मारक की बात चल रही है और कहाँ ये है कि उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा चर्चित लेखक वो इस बात के लिए शिकवा करता रहा अपनी सारी ज़िंदगी में कि हम अभी तक अपने साहित्य को व्यवसाय के रूप में नहीं ले पाए। अभी भी कोई भी साहित्यकार ये कहने की स्थिति में नहीं है कि केवल लेखन के बल पर वह इस स्थिति में है कि अपने परिवेश को, अपने परिवार को और अपने आसपास की दुनिया को वो पूरी तरह से जो मांगों की आपूर्ति है इन चीज़ों की वो पूरी कर सके, ये स्थिति नहीं है। और ये शिकवा प्रेमचंद को भी था। प्रेमचंद से कुछ इंटरव्यूज़ अभी हाल ही में छपे भी हैं कुछ अखबारों में। एक उनके साथ बनारसीदास चतुर्वेदी का एक लेख था, और जब उन्होंने कहा बनारसीदास चतुर्वेदी ने कि मैं एक साक्षात्कार आपसे कुछ साहित्यिक मुद्दों को लेकर लेना चाहता हूं, तो उस वक्त प्रेमचंद ने कहा था कि ऐसे नहीं, आप मुझे प्रश्नावली भेजिए और 7 या 8 प्रश्न मुझे भेज दीजिएगा। मैं उन प्रश्नों पर पूरी तरह से गहन चिंतन के बाद आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, और ये मेरे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक भी होगा और मैं ज़्यादा ध्यान भी दे पाऊंगा। तो उनको चले गए प्रश्न, और प्रश्नों का उत्तर देते हुए वो मुंशी प्रेमचंद ने बाद में जैनेन्द्र कुमार से ये भी चर्चा में कहा कि देखो भाई, मुझे तो इस बहाने से ना अपने ऊपर भी नज़र डालने का अवसर मिल गया कि मुझे मिला क्या। ये ठीक है कि अपनी सरकारी नौकरी के बूते पर मेरे पास बैंक बैलेंस भी था, मैं जीवन बीमा की एक पॉलिसी भी, बीमा की पॉलिसी, जीवन बीमा तो शायद बाद में आरंभ हुआ होगा, लेकिन बीमा की पॉलिसी भी मैंने ले ली थी। तो अपने आप को जहाँ तक हो सके सुरक्षित करने का मैंने प्रयास भी किया था, और ये कोशिश भी होती थी कि घर में रोटी पानी का संकट तो कम से कम ना खड़ा हो। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत बड़ी संपदा बना ली, वो मैं नहीं कर पाया। और मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस साक्षात्कार में एक बात और कही थी कि मेरी ज़िंदगी में एक बात ज़रूर मुझे तंग करती रही कि कभी भी मैं अपनी संतानों को उस तंत्र का हिस्सा ना बनने दूं जो तंत्र भ्रष्ट है और जो केवल अवसरवादी है। इस तरफ ना जाएं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। और वो कहते हैं कि मुझे संतुष्टि भी हुई इस बात से कि मेरी दोनों संतानें, दोनों जो लड़के थे, उन्होंने कभी भी ऐसे रास्ते पर जाने का प्रयास नहीं किया जिसमें वो अपने बाप के नाम को भुनाएं या अपनी प्रतिभा को ताक पर रखकर सारा कुछ वो गोदान को ही बेचना शुरू कर दिया और उसके बाद गोदान की राशि वहाँ से एकत्र करें। लेकिन ऐसी कोई नौबत जो है वो नहीं आई। और मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र को चुना, लोगों ने तो अपनी महानगरीय संस्कृति से भी बहुत कुछ लिया, और वो महानगरीय संस्कृति का असर प्रेमचंद जी कहते हैं मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत था। आखिरकार मैं भी तो लखनऊ का बहुत वक्त मैंने बिताया, लखनऊ में, बनारस में, दोनों जगह मेरा वक्त ज़्यादा बीता। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े शहरों में, इन दोनों बड़े शहरों में रहने के बावजूद, चर्चा में निरंतर बने रहने के बावजूद, कभी भी मैंने इस बात का कोई उपलब्धि अपने खाते में दर्ज नहीं की कि मैं ये कहूँ कि मेरी इतनी कृतियाँ हैं और इतनी कृतियों के बदले मुझे क्या मिला। तो वो बताते हैं कि प्रेम आश्रम जैसे जो उनका चर्चित उपन्यास, और उसके अलावा प्रेमाश्रम, रंगभूमि और उनके लगभग 7 या 8 छोटे छोटे कहानी संग्रह, वो सारे के सारे कहते हैं कि मुझे एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और 300 रुपये में मैंने सारे कॉपीराइटी पब्लिशर को दे दिए थे, 300 रुपये के लिए। क्योंकि मुझे लगता था कि ये 300 रुपये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये भी मुझे ना मिल पाए तो मेरा लेखन भी आगे ठप हो जाएगा और ज़िंदगी जो है वो कहाँ ठहर जाएगी, इस बात का पता नहीं था। कई बार निजी जीवन में संकट ऐसे आते हैं, तो ऐसे संकटों से निरंतर बाकायदा गुज़रना पड़ा। और गुज़रने के बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि कोई मेरा कहानी संग्रह, मुझे उम्मीद थी कि इस कहानी संग्रह में, क्योंकि इसमें नमक का दारोगा जैसी कहानियां हैं, कहानी संग्रह जो है मुझे अपने आप में बड़ा सशक्त लगा
लेकिन जब लेखक से मैंने बात की कि भाई कुछ पैसे थोड़े बहुत मुझे ज़रूरत रहती है, कुछ भेज देना, तो मुझे कुल मिलाकर 25 रुपये का मनी ऑर्डर आया। और तकलीफ़ भी हुई, लेकिन संतुष्टि ये हुई कि इसी बहाने चर्चा का विषय तो कम वक्त बना। प्रकाशन का खर्चा तो मुझे नहीं देना पड़ा, क्योंकि मैंने अपने प्रकाशन से जो भी कृतियाँ प्रकाशित की, सब में मुझे घाटा रहा। मैं खर्चे भी उसके पूरे, उसके कागज़ों का खर्चा, उसकी कंपोजिंग का, उसकी प्रिंटिंग का, ये कोई भी खर्च मैं पूरा नहीं कर पाया। और जब सोज़े वतन जैसी कृति को मेरे सामने रख कर मुझे दिखाकर जलाया गया, तो वो पल मेरे लिए बहुत ही टूटने का था। जैनेंद्र कुमार बताते हैं कि एक बार मैं उनके आवास पर गया, तो उनकी एक जो एक तिपाई पर कुछ एक जले हुए कागज़ के टुकड़े रखे थे। तो मैंने पूछ लिया कि जले हुए कागज़ के टुकड़े आपने एक तिपाई पर अच्छी नीचे बढ़िया सा एक मेज़पोश है जिसमें कढ़ाई भी हुई 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 कलात्मक है, उसके ऊपर आपने वो फटे हुए पन्ने क्यों रखे? तो प्रेमचंद का उत्तर था कि भाई ये फटे हुए पन्ने तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए ये एक प्रतीक है। मैं इसे एक प्रतीक मानता हूँ और मोमेंटो मानता हूँ, एक स्मृति चिन्ह है मेरे लिए। और ये स्मृति चिन्ह वो है सोज़े वतन की प्रतियाँ जली हुई, उसके जो पन्ने जो उड़ के हवा में चले गए थे, वो पन्ने बाद में मैंने एकत्र किए और उन्हें एक मोमेंटो के रूप में अपने पास सजा के रख लिया, ताकि मुझे ये एहसास रहे कि मैंने ये भी किया था कि एक साम्राज्यवाद को मेरी कृतियों से ख़तरा महसूस होने लगा था, इतना बड़ा साम्राज्य। और उनको लगा कि मेरी कृतियाँ, जिन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता, जिनका पारिश्रमिक मुझे 25 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये मिलता हो, उनसे भी अगर पूरा का पूरा साम्राज्य घबराता है, तो ये वाकई मेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये सारी बातों का उल्लेख उन्होंने साक्षात्कार में किया है, लेकिन उनका मुख्य केंद्र बिंदु जो प्रेमचंद के युग में था, वो आज भी वैसे ही है कि हम साहित्य को अभी तक व्यवसाय के रूप में नहीं ले पा रहे और इस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे कि हमें सिर्फ लेखन के बूते पर ज़िंदा रहने की प्रेरणा या ज़िंदा रहने का अवसर मिल जाए। दूसरी भाषाओं में ये चीज़ें संभव हो जाती हैं। विमल मित्र कहते हैं कि ये जो सबसे धनी और समृद्ध लेखकों में उनका शुमार होता था और उनकी खरीदी कौड़ियों के मोल। और एक उनकी और पुस्तक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, दो कृतियाँ उनकी, उनका मूल्य भी, एक एक कृति का मूल्य हज़ारों रुपए में, सैकड़ों में भी नहीं, हज़ारों में, शायद 3,000 की एक जो पूरा उपन्यास है अलग अलग खंडों में 3,000 रुपये का या 3,200 रुपये का था। जब मैंने देखा दिल्ली के एक बुक फेयर में, तो ये जो चीज़ें हैं उनकी इतनी महंगी दूसरी भाषाओं में चली गई, लेकिन हिंदी में अभी भी इस बात का अभाव बड़ा खटकता है। हम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने की कगार पे खड़े हैं और फिजी में सभी देशों के हिंदी प्रेमी सभी लोग अलख जगाने आएंगे, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या होगी, इस बात का अनुमान आप इस ये तथ्य आपको दे देगा कि जहाँ तक सृजनशीलता का संबंध है, उससे तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगा सकते आप, ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। आने वाला कल हो सकता है कि बेहतर आ जाए, लेकिन फ़िलहाल स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं वही है जो प्रेमचंद के युग में थी। धन्यवाद।